तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं भाई। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो भाई यहाँ एक कार्य है जिसे ठेकेदार ने लिया और उसमें ये प्रावधान दिया हुआ भाई, ये नियम है कि अगर वो विलंब से करेगा तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। अगर वो एक दिन विलंब से कर रहा है ना, एक दिन सपोज करो वो 30 दिन में पूरा करना था, 30 दिन में पूरा नहीं हुआ लेकिन वो 31 दिन में पूरा हो रहा है उसका, तो उसे 200 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। सपोज करो वो 32 दिन में पूरा हो रहा है यानी 2 दिन लेट हो रहा है तो 200 ये हो गया, और भाई इस एक दिन का 250 यानी 50 रुपये और बढ़ भी रहा। फिर अगर तीसरे दिन का अगर 3 दिन लेट करेगा, पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, फिर उसके बाद 350, यानी कि जो जुर्माना है वो भी 50 रुपये हर दिन बढ़ रहा है, उस पर भी पेनल्टी लग रही है। तो यहाँ एक एपी बनेगी भाई, जो भी उसके द्वारा जुर्माना दिया गया है, ठीक है, कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। तो यहाँ एक एपी बनेगी और एपी होगी भाई 200 प्रथम पद वाली और 250 फिर 300 डैश 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 30 पदों तक। भाई 30 पदों तक भाई जो भी उसका जुर्माना होगा उसे हम एक एपी के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 50 रुपये प्रतिदिन बढ़ रहा है उसका, यानी हर दिन 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उसे। तो पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, ऐसे ही 350 फिर डैश 30 पदों तक। उसने कहा कि उसे 30 दिन अगर वो विलंब से करता है तो कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे उसे जुर्माने के। तो यहाँ निकालते हैं भाई, ऐसा निकलेगा इसमें ए बराबर 200, डी बराबर 250 माइनस 200, तो डी बराबर कितना आ जाएगा भाई 250 में से 50 आ जाएगा ये, ठीक है। और एन का मान 30, क्योंकि भाई 30 दिनों में करना है ना तो 30 पद होंगे, चूंकि एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 30/2, ए का मान कितना भाई 200, ठीक है, और n का मान 30 और माइनस 1 और डी का मान है 50, 15, 400 प्लस 29 गुना 50, तो ये आ जाएगा भाई 15, यानी 400 प्लस 15 में 45 का 5 हासिल 4 और 15 दूनी 30 और 4 34, ठीक है भाई। 5 में 45 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 5 दूनी 10 और 4 तो 5 दूनी 10 और 4 तो 14 हो भाई, ठीक है। 1450 आ गया इसका, ठीक है। इसे जोड़ देंगे भाई, ये आ जाएगा आपका 15 गुना 1850। तो 15 की 1850 में गुणा करते हैं, 15 0 0, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 8 120 और 7 127 का 7 हासिल 12, 15 एकम 15 और 12 27, 21,000 27,750 रुपये उसे अदा करने पड़ेंगे भाई जुर्माने के। उतारो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है भाई। मानते माना माना A1, A2, A3, A4, A5, A6 व A7 7 पुरस्कार हैं। ये तो भाई 7 पुरस्कार है, जिसमें उसने कहा भाई कुल पुरस्कार की राशि क्या है? कुल पुरस्कार की
की राशि कितनी है भाई, इसे हम SN बराबर लिख सकते हैं 700। कुल पुरस्कार कितने, कुल पुरस्कार है 7, यानी N बराबर 7। ठीक है, और ये जो पुरस्कारों का डिफरेंस दिया हुआ, ठीक है, सार अंतर जो दिया हुआ है इसमें, सार अंतर जो दिया हुआ भाई पुरस्कारों में जो डिफरेंस है सार अंतर, वो D बराबर है -20। ठीक है, -20, चूंकि SN = N/2 इंटू 2A + N-1 इंटू D आ जाएगा। N का मान 7 और इसका मान 700 SN का 2 गुना A का मान कितना है भाई, A का तो निकालना ही इसमें, N का मान 7 - 1 और D का मान -20 आ जाएगा। ठीक है, तो 700 बराबर 7/2 2A + 6 गुणा -20 गुणा कर दो भाई। 700 बराबर 7/2 2A - 120। ठीक है, इसकी इधर गुणा कर दो भाई, यह आ जाएगा 2A - 120 बराबर 700 गुणा 2/7, यह आ जाएगा 100 और 100 दूनी 200। 2A - 120 बराबर 100, यानी कि 2A बराबर 100 प्लस नहीं 100 क्यों 200 हो गया, तो 200 प्लस 120। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2A का जो मान होगा भाई वो कितना आ जाएगा, 2A का जो मान होगा वो आ जाएगा 320। ठीक है, 320 होगा तो A बराबर कितना आ जाएगा भाई, 320/2 160। A का मान कितना 160। तो होता है भाई प्रथम पुरस्कार निकलता है। प्रथम पुरस्कार कैसे निकलेगा, प्रथम पुरस्कार जो है वो A1 बराबर A यानी कि 160। अब दूसरा जो पुरस्कार होगा यानी कि दूसरा पुरस्कार A2 बराबर आ जाएगा भाई, जो A2 होगा वो 160 में से, यानी 160 - 20 कितना आएगा 140। फिर A3 निकालते हैं, 140 में से 20 घटाओ कितना आ जाएगा 120। फिर A4 निकालते हैं, A4 120 में से 20 घटाओ कितना आ जाएगा 100। ठीक है भाई, फिर A5 निकालते हैं, A5 यानी 100 में से घटाओ 20 यानी कितना आ जाएगा 80। फिर 6 ज्ञात करते हैं, इधर लिखते हैं भाई 6। A6 यानी छठा पुरस्कार होगा 80 - 20 यानी A6 बराबर आ जाएगा 60। और सातवां पुरस्कार जो होगा वो 60 - 20 यानी A7 बराबर आ जाएगा 40। तो सबसे छोटा पुरस्कार ये है भाई, यानी कि ये 7 पुरस्कार है जो देने हैं। उधारो चेक कर लो यार भाई। क्वेश्चन नंबर करते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं भाई। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा सेकंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और कक्षा थर्ड का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है भाई, समझे या नहीं। देखो क्वेश्चन को समझ लो, बहुत आसान है। इसमें यह कहा कि भाई एक स्कूल के विद्यार्थियों ने इस वायु प्रदूषण कम करने के लिए ये सोचा कि भाई पेड़ लगाएंगे। तो ये डिसाइड किया गया कि भाई कक्षा 1 से लेकर कक्षा फर्स्ट से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को पेड़ लगाने। पेड़ किस हिसाब से लगाने कि भाई जो कक्षा फर्स्ट के है ना वे 1 पेड़ लगाएंगे
और कक्षा सेकंड के यहाँ में 2 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 12 के 12 पेड़ लगाएंगे। लेकिन उसने एक कंडीशन और दी कि भाई कक्षा फर्स्ट का प्रत्येक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। या अनुभाग का मतलब वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। एक क्लास में 3 अनुभाग, कक्षा फर्स्ट में 3 अनुभाग, तो एक अनुभाग को 1 पेड़ लगाना, तो एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, तो कक्षा फर्स्ट द्वारा कितने पेड़ लगे? 3। अब कक्षा सेकंड का प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगा रहा है। कक्षा सेकंड में एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 2 2 2, कितने लगाएंगे? 6। इसी प्रकार कक्षा 3 के भी भाई 3 सेक्शन होंगे, तो वे 9 लगाएंगे। कक्षा 12 के 3 सेक्शन कितने लगाएंगे? 12 12 12, 36। ठीक है, तो यहां से एक एपी बनेगी। और एपी कैसे बनेगी ये ध्यान रखेंगे भाई। कक्षा फर्स्ट के द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हैं भाई? 1 गुना 3। 1 गुना 3 क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि 3 अनुभाग है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो 3 पेड़ लगाएंगे, एक अनुभाग 1, तो यानी 3 पेड़ लगाएंगे। फिर कक्षा सेकंड के द्वारा लगाए गए पेड़ भाई 2 गुना 3 होंगे यानी 6। कक्षा थर्ड के द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे? 3 गुना 3 यानी 9। इसी प्रकार नमस्ते। कक्षा 12 द्वारा लगाए गए पेड़ कितने होंगे? 12 गुना 3 यानी 12 तिया 36। तो यहाँ एक एपी बनेगी भाई, तो इसलिए एक एपी प्राप्त होगी 3 6 9 डैश 36। अब ध्यान से सुनो, कक्षा कितनी? 12, तो एन का मान तो 12 निकल ही गया भाई। कक्षा 12 तो एन का मान तो 12 निकल गया। अब ए बराबर तो हो गया हमारा 3, डी बराबर होगा 6 - 3 यानी 3, और एन का जो मान है वो 12 है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या ही 12 है और एन का मान भी वही होगा। ठीक है, 12। तो यहां से एस एन निकालते हैं। एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन लगा दो उसमें, ए प्लस ए एन लग जाएगा आराम से। तो भाई 12/2, ए का मान 3 और ए एन का मान है 12 नहीं 36। ए एन का मान कितना? 36, क्योंकि भाई कक्षा 12 के अंतिम पद हमारे पास 36 है। तो 12 6 गुना 39, 6 9 54 का 4 हासिल 5 और 6 18 5 18 5 23। तो भाई 234 पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है भाई, उतारो। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान 22/7 लीजिए। ठीक है भाई, देखो ये इस प्रकार का एक सर्पिल बना हुआ, ध्यान से देखिए उसे किस तरह बना हुआ है। वैसे तुम्हें समझ में आ गया होगा चित्र देख कर, नहीं तो यहाँ देख लो कि भाई ये ए है। ठीक है, ए से बी तक की हमने एक बार त्रिज्या ली और यहाँ से ऐसा बनाया। ठीक है, अर्धवृत्त बनाया। फिर हमने क्या करा? केंद्र इसे मानना बी को और यहाँ तक की दूरी ली और ये बनाया। फिर हमने ए को केंद्र मानना और यहाँ तक की दूरी ली और ये बनाया। ठीक है, फिर हमने बी को केंद्र मानना, यहाँ तक की दूरी ली और फिर ये बनाया। ठीक है, इस प्रकार से भाई ये एक बार ए को केंद्र मानेंगे, एक बार बी को केंद्र मानेंगे। इसी प्रकार से ये 13 क्रमागत अर्धवृत्त है भाई। पहला अर्धवृत्त ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, फिर 5 ऊपर आएगा, 6ठा नीचे जाएगा, 7 ऊपर आएगा, 8वां नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे अर्धवृत्त है ये। और इसकी लंबाई L1 यानी पहले वाला है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। इसी प्रकार कितनी लंबाई है? 13। कितनी? 13 अर्धवृत्त है ये। ठीक है, तो भाई पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या
पहले अर्धवर्त की जो त्रिज्या है वो लिखते हैं भाई, त्रिज्या R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। तो भाई पहले अर्धवर्त की परिधि, पहले अर्धवर्त की परिधि, परिधि तो होगी इसकी लंबाई भाई, लंबाई यहां से लेकर यहां तक की लंबाई यानी इसकी परिधि है। तो परिधि होती है भाई 2 पाई R, 2 पाई R1 और बटे R, क्योंकि आधे वर्त की कर रहे हैं हम, पूरे वर्त की पाई 2 पाई R होगी, आधे की कितनी होगी पाई R, यानी कि ये कट जाएगा, पाई R लेंगे केवल, कितना लेंगे पाई R यानी R1। पाई का मान कितना का 22/7 रखने के लिए, और R का मान है 0.5, 22 पंजे 110 यानी 11/7 आ जाएगा इसका। तो L1 का मान है भाई ये, किसका L1 का मान, L1 आया। फिर दूसरे अर्धवर्त की त्रिज्या, दूसरे अर्धवर्त की त्रिज्या कितना कहा इसने भाई, R2 बराबर 1.0 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितनी 1 सेंटीमीटर। तो भाई दूसरे अर्धवर्त की परिधि, परिधि यानी L2, L2 कितना होगा, वही होगा भाई 2 पाई R2 यानी कि पाई R2 आ जाएगी भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 गुणा 1 यानी 22/7 आ जाएगा L2 का मान। फिर तीसरे अर्धवर्त की त्रिज्या, तीसरे अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी होगी भाई, R3 बराबर कितनी दे रखी है उसने 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर। तो भाई तीसरे अर्धवर्त की परिधि, परिधि कितनी होगी भाई, L3 बराबर पाई R3, पाई का मान कितना रखना भाई 22/7 और गुना 1.5, तो यानी 15 दूनी 30 की जो हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 33.0 यानी 33/7 सेंटीमीटर आ जाएगी है, ठीक है। इसी प्रकार हम L4 की भी निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार हम L5 डैश कितने पदों तक 13 तक निकाल। तो यहाँ फिर यहाँ पर जो है ना भाई एक AP बनेगी, ये कि क्या बनेगी AP। अब देखो ये अगर हम इस बात करते हैं भाई L1, L2, L3, तो यहाँ देखते हैं अगर हम इसमें से इसे घटाएं, इसमें से घटाएंगे, देखो 22/7 में से 11/7 घटाएंगे, 11/7 बचेगा, 33 में 22/7 घटाएंगे तो ये भी 11/7 बचेगा, यानी इसका मतलब ये है कि भाई जो ये L1 L2 है ये AP में, हाँ ठीक है। तो यहाँ एक AP लिख देंगे हम, 11/7, 22/7, 33/7 डैश 13 पदों तक। अब वो ये कह रहा है कितनी लंबाई है, तो लंबाई का मतलब ये है कि भाई सब कुछ जोड़ना ही तो पड़ेगा भाई, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई यानी 13, इन 13 पदों की लंबाई यानी SN निकालना है इसमें। A बराबर कितना है इसमें 11/7, D बराबर निकालते हैं 22/7 माइनस 11/7 यानी 11/7, और N का मान जो है वो कितना आ जाएगा 13, क्योंकि भाई 13 अर्धवर्त है ये, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं चूंकि SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है भाई। तो यहाँ इनके मान रखते हैं भाई, N का मान कितना 13 और A का मान 11/7 प्लस N का मान 13 माइनस 1 आ जाएगा ये, और इसका मान 11/7। इसे हल करते हैं भाई, ठीक है, हल यहाँ करते हैं इधर, ठीक है भाई, दिख रहा होगा इधर। तो SN बराबर 13/2, 22/7, यहाँ से 12 आ जाएगा, ये 12 गुना 11/7, तो भाई 13/2, 22/7 प्लस 12 एकम 12 का 2 हासिल 1 और 12 एकम 12 13 132/7, इन्हें जोड़ देंगे भाई, अंदर एलसीएम लेकर, अंदर एलसीएम कितना आएगा 7, तो भाई 22 और 132 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 13/2 गुना 4 5 154/7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 आ गया ये, देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है, और ये आ जाएगा 11 कटकट से, तो यानी 13 गुना 11, तो 13 एकम 13 का 3 हासिल 1 और 13 एकम 13 1 14, 143 सेंटीमीटर आ जाएगी भाई 13 क्रमागत इस प्रकार के जो अर्धवर्त होंगे उनकी
लंबाई। उतारो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो भाई 200 लट्ठे हैं टोटल, तो यानी कि टोटल 200 लट्ठे हैं भाई। उसने ये कहा कि कितनी पंक्तियों में इन्हें रख सकते हैं 200 लट्ठों को। अगर पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हो तो यानी कि ये जो लट्ठे रखे गए ना भाई, ये एक एपी में होंगे, इस प्रकार से रखे। पहली पंक्ति में 20, दूसरी में 19, फिर 18, फिर ऐसे ही 17 डैश डैश डैश, ठीक है, डैश डैश डैश। हमें ये नहीं पता कितने तक, n पदों तक मानने, n पदों तक, ठीक है। अब हमें करना ये है भाई, चूंकि उसने कुल लट्ठे दिए, कुल लट्ठे SN बराबर 200, हाँ, यानी टोटल दे दिया उसने योग कितने हैं, SN बराबर 200 SN दिया उसने भाई। तो हमें यहाँ ज्ञात करना कि भाई n का मान कितना, कितने हम पंक्ति बना सकते हैं 200 लट्ठों को अगर इस प्रकार से एडजस्ट करें। तो a बराबर कितना भाई 20, यानी प्रथम पद 20, d बराबर 19 माइनस 20 यानी -1, ठीक है। n का मान हमें निकालना, चूंकि SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो भाई SN बराबर n का मान ज्ञात करना है 2 इंटू 20 प्लस n-1 और इसका मान है -1, ठीक है भाई। SN का मान कितना भाई 200, इसे यहाँ 200 रख देंगे। तो 200 बराबर n/2, 20 दूनी 40 प्लस यहाँ से करेंगे भाई प्लस, इसकी गुणा करेंगे तो याद आएगा माइनस के n और प्लस 1, ये इसकी माइनस की गुणा होगी, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को इधर भेज देंगे, आ जाएगा 400, 400 बराबर n और ये 40 और 1 41 माइनस n, अंदर n की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400 है। इसे इधर ले आओ तो ये आ जाएगा माइनस के n स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 41n और माइनस के 400 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, माइनस कॉमन लेंगे और ये आ जाएगा n की घात 2 माइनस 41n और प्लस 400 बराबर 0। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है भाई, हम इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से, यानी कि 400 के ऐसे टुकड़े करने जिन्हें जोड़कर 41 आ जाए, 41 आ जाए, ठीक है। तो भाई 25 और 16 होंगे, देखो 16, देखो 25 और 16 हो सकते हैं क्या, 16 पंजे 0 80 8, 16 दूनी 32 और 8, ठीक है। तो कितने हैं 25 और 16। तो यहाँ करते हैं भाई, तो इसमें देखते हैं। तो भाई 400 के ऐसे टुकड़े हो गए, n की घात 2 माइनस 25 प्लस 16 और n प्लस 400 बराबर 0। n की घात 2 माइनस 25n माइनस 16n और प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन लेंगे n माइनस 25 आ जाएगा, माइनस 16 कॉमन लेंगे n माइनस 25 आ जाएगा बराबर 0। n माइनस 25 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 बचेगा और बराबर 0। जब n माइनस 25 बराबर 0 तो n का जो मान आएगा वो 25 आ जाएगा भाई। जब n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर आ जाएगा 16। अब यहाँ एक बात है, n का मान 25 भी हो सकता है, n का मान 16 भी, यानी कि 25 भी रख सकते हैं पंक्ति और 16 भी। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर हम इस कंडीशन में रखेंगे भाई कि 16 भी हो सके, 16 भी लाइन लगा सके, 25 भी, ऐसा नहीं होने का। इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। कैसा? अब हम क्या करते हैं, उसने कहा कि भाई कितनी पंक्तियों में रख सकते हैं और अंतिम पंक्ति में, ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अगर हम n का मान ले 25, यदि हम n बराबर ले 25, यदि n बराबर ले 25, ठीक है, तो an यानी A25 कितना आएगा ये निकालना। लास्ट वाली पंक्ति में लट्ठे कितने होंगे, तो
ए 25 ए प्लस 24 डी आ जाएगा, 24 डी। ए का मान कितना 20 और ये प्लस 24 और गुना -1। तो यहाँ देखते हैं भाई 20 - 24 यानी -4। इसका मतलब ये है कि भाई 25वीं पंक्ति में माइनस का मतलब लट्ठे ही नहीं है वहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब हम n का मान 25 नहीं ले सकते, अतः n बराबर 25 संभव नहीं है। n बराबर 25 संभव नहीं है, इसलिए n बराबर 16 होगा। अतः और जब यदि n बराबर हो 16, यदि n बराबर हो 16 तो भाई a 16 का मान निकाल लो, a प्लस 15d। तो यहाँ से 15d का मान निकालो, कितना आएगा इधर देख लो भाई। तो a 16 बराबर 20 प्लस 15 और गुना -1 यानी कि 20 - 15 बराबर 5। तो यहाँ a 16 का मान प्लस में है, इसलिए ये होगा। तो अतः कुल पंक्ति 16 है तथा अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। 5 ये होगा, ठीक है। करो। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। तो भाई पढ़ेंगे सर। एक आलू दौड़ पटाटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आकृति में देखो भाई, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब दूरी बतानी है। अब यहाँ एक बाल्टी दी हुई है, ठीक है। एक क्या दी हुई है भाई, बाल्टी। ये बाल्टी है भाई, ठीक है। और भाई इसकी एक सीधी रेखा में यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आलू इस प्रकार रखेगी कि भाई ये जो पहला आलू है ये बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। बाकी जो आलू है ये 3 मीटर की दूरी पर, ये भी 3 मीटर की दूरी पर, बाकी सारे इसी प्रकार 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए। लास्ट आलू है 10वां, ठीक है। अब इसमें क्या दिया क्वेश्चन में कि प्रतियोगी यहाँ से भागेगा, यहाँ तक जाएगा, इस आलू को उठाएगा, इसमें डालेगा, फिर दोबारा भागेगा, यहाँ तक जाएगा, फिर इसे उठाकर यहाँ डालेगा। तो एक आलू को उठाने में 5 मीटर चलेगा, 5 मीटर वापस आएगा, 5 मीटर इधर को चलेगा, 5 मीटर वापस आएगा। इसे उठाने के लिए यहाँ तक चलेगा और यहाँ से वापस आएगा। तो एक आलू को उठाने के लिए बाल्टी से जितनी उसकी दूरी है उसकी दुगनी चलनी पड़ रही है उसे, ठीक है। तो पहले आलू के लिए चली गई दूरी, पहले आलू के लिए तय दूरी यानी तय की गई दूरी जो होगी भाई वो कितनी है, 5 जाने की और 5 आने की, कितनी हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है। अब दूसरे आलू के लिए तय दूरी कितनी होगी भाई 5। देखो अब हम क्या करते हैं, दुगुना करना ना, तो 2 गुना 5 और प्लस 3, भाई 5 तो यहाँ तक है, 3 यहाँ, 8 हो जाएंगे और 8 दूनी 16 मीटर। अब इसी प्रकार तीसरे आलू के लिए तय की गई दूरी 2 गुना 5 प्लस 3 और प्लस 3। तीसरा आलू देखो 5 यहाँ, 3 ये और 3 ये, यहाँ तक कितनी होगी टोटल, 3 और 3 6 और 5 11 और 11 दूनी 22 मीटर। इसी प्रकार भाई वो 10 आलू तक भी उठाएगी, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा उसे। तो यहाँ से एक एपी बनेगी, किस प्रकार से भाई 10 16 22 डैश 10 पदों तक, क्योंकि भाई 10 आलू है तो 10 बार उसे ऐसा करना पड़ेगा।
तो टोटल दूरी निकालने का मतलब ये है कि भाई SN निकालना है, क्योंकि A बराबर कितना भाई इसमें 10 और D बराबर यहाँ से निकालते 10 माइनस 16 माइनस 10 यानी 6, ठीक है। और N का मान कितना है भाई 10, क्योंकि SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है भाई। तो N का मान 10 और बटे 2, 2 गुना 10 प्लस 10 माइनस 1 और D का मान है 6। D का मान कितना 6, 5 दूनी 10 यानी 5, 2 पंजे 2 दशम 20 प्लस 9 गुना 6, ठीक है भाई। तो यहाँ करते हैं भाई SN बराबर कितना आ जाएगा 5 और ये 20, 9 छक्की 54, तो 5 गुना 74, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, 370 मीटर चलना पड़ेगा भाई उसे, ठीक है। 370 मीटर से आलू घेरने के लिए।